प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। अगर ये चलता है एक सरल रेखा में तो इसको सिद्ध करना जरूरी है। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम दो पर्दा लेंगे। ये पर्दा लोहे का है, तांबे का है। इस पर्दे में पारदर्शी नहीं है, इस पर्दे में दो छिद्र हैं। एक ऊपर पर्दे में, ऊपर वाले में है, पहले पर्दे में, और दूसरा पर्दा हमारा जो इसमें छिद्र है वो इधर साइड में है। अब मैंने इधर से एक प्रकाश किरण को आपतित किया। टार्च मारो, यहाँ सूर्य नहीं लिया होगे बगल। जब प्रकाश की किरण को मैंने आपतित किया, एक किरण निकल के ये सीधे चली गई, सीधे चली गई। अब आप जानते हैं जो प्रकाश की किरण है, और यहाँ पे खड़े थे यादव जी। यादव जी देखे तो इसमें से कोई प्रकाश निकलकर बाहर नहीं आ रही है, यानी इसमें से कोई किरण बाहर नहीं आ रही है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। अगर ये लहरियादार चलता तो ऐसे घूम के इधर से निकल जाता, सांप की तरीके से चलता तो यहाँ से घुसता और इधर निकल जाता। लेकिन यादव जी देखे कि यहाँ पे कोई किरण उनके आँख से टकरा नहीं रही है, इसलिए जो न्यूटन ने कहा कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। तो पहला नंबर है प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। दूसरा नंबर देखिए, सरल रेखा में। अब देखिए दूसरा नंबर है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो श्रृंग और गर्त का निर्माण करती है। तरंगों में जब हम लोग किसी प्रकाश जब चलता है ना तो वो श्रृंग एवं गर्त के रूप में चलता है। किसके रूप में? श्रृंग और गर्त, ऊपर श्रृंग नीचे गर्त। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ना तो हमारी जो ध्वनि की तरंगे हैं, ध्वनि भी एक प्रकार की तरंग होती है, प्रकाश भी एक प्रकार की तरंग होती है। लेकिन जो प्रकाश है उसमें श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है, लेकिन जो हमारा ध्वनि तरंग है उसमें संपीड़न और विरलन के निर्माण होते हैं। संपीड़न और विरलन याद रखिएगा। प्रकाश भी एक तरंग है, ध्वनि भी एक तरंग है। प्रकाश श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं जब चलती हैं तो, लेकिन ध्वनि तरंगे संपीड़न एवं विरलन का निर्माण करती हैं। तो हम प्रकाश को कहेंगे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य। तो यहाँ पे हमें ध्वनि की बात नहीं करनी है, हमें ये बताना है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए 2 नंबर कंप्लीट। पहला नंबर फिर समझिए, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। अब तीसरा नंबर देखिएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किस तरंग में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अभी आप जब धूप निकला रहता है और ऐसे आप खड़े हो जाइए, है ना, और आपके पीठ पर अगर धूप लगेगा तो आप देखेंगे कि जैसे करंट वरेंट मार रहा है। ऊर्जा जब ज़्यादा हो जाता है तो, है ना, आपके कपड़े और आपकी स्किन के बीच में जो घटना घटने लगती है वो विद्युत वाली हो जाती है। और वाकई में ये जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ना चले
तो जो सौर ऊर्जा है ना, चार्ज कई के रात भर बैटरी चलाते हो, लाइट जलाते हो, ये सब ना चले। प्रकाश भी एक प्रकार का है, विद्युत ही समझो। जो काम हमारा सूर्य करेगा वह काम एक हाइड्रोजन बल्ब नहीं कर सकता। उससे आप पूर्ण रूप से अपने सौर ऊर्जा को चार्ज नहीं कर सकते। जो गुण सूर्य के अंदर है वह गुण एक साधारण टार्च के अंदर नहीं है। सूर्य से हमें एनर्जी भी मिलती है ना, विटामिन भी मिलते हैं, लेकिन टार्च जलाई के का विटामिन ले सकते हैं का? कि आज सूर्य देवता नहीं है, हम 2000 वाट का एक ठनी वो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन जला के उसके सामने खड़े हो के भाई सूर्य देवता से कह दे जल चढ़ा दो, नहीं दे रहा है, ले लियो जल। अगर वो ऐसा हो जाए तो हम लोग हाइड्रोजन जलाएं और बादल वाले दिन या फिर ठंडियों के जिस दिन कोहरे वोहरे पड़े होते हैं उसी में हम अपना जल चढ़ा ले, धूप लाई ले बढ़िया। उससे आपका काम होने वाला नहीं है, समझे ना। हीटर जो आप देखते हैं, हीटर का हिंदी नाम क्या है? वैद्युत ऊष्मक, हिंदी नाम। उस वैद्युत ऊष्मक से आप अपने स्किन को उससे ऊर्जा लीजिए और आग से ऊर्जा लीजिए। 10 दिन अगर आप वैद्युत ऊष्मक से आप ऊर्जा लेंगे तो आपकी स्किन देखेंगे वो काली पड़ती जाएगी, लेकिन वही आग से लेंगे तो उससे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, मतलब वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, वो बहुत हानिकारक है। वैद्युत ऊष्मक की ऊर्जा जो है आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए उसको कमरे में ज़्यादा यूज ना किया करें। जलाइए, उसके बाद जब कमरा गर्म हो जाए बंद करो, ये कि नहीं पूरी रात उसको जलाओ, ठीक है ना। एक बार करो, आप अपने शरीर को जो है इस मौसम के हिसाब से रखोगे तो हर मौसम में सही चलोगे। अभी ये कहो कि ठंडी में हम पूरा कमरा ही गर्म कर दें तो वहाँ पे प्रकृति के विपरीत हो जाता है ना। बाहर निकलोगे तो फिर ठंडा, अंदर तुम्हारा टेम्परेचर 40 है और बाहर निकले तो 20, 10, तो हमारा जो शरीर का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए बाहर अंदर में कोई डिफरेंस तो वो शरीर झेल सकती है। भाई ये शरीर लोहा तो है नहीं, थोड़ा ठंडा गर्म हुआ कि आपको कुछ न कुछ फीवर जुकाम उखाम चालू हो जाता है। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाइए कि बाहर अंदर में कोई डिफरेंट ना, हल्का फुल्का चल जाएगा। अब ये पूरा 10-10 का डिफरेंट, 15-15 का डिफरेंट बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो तीसरा नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। फिर से, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। 4 नंबर देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एंगस्ट्रॉम एक ऐसा यंत्र है, ऐसा मापक है जो कि माइक्रोन से भी छोटी दूरी मापने का यंत्र होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? इसके द्वारा नाभिक की त्रिज्या, परमाणुवीय आकार एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्यों को मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम के द्वारा क्या मापते हैं? नाभिक की त्रिज्या, परमाणुवीय आकार एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्यों को मापते हैं एंगस्ट्रॉम से। यह 1 मीटर का 10 अरबवां भाग एक एंगस्ट्रॉम कहलाता है। माइक्रोन क्या होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग एक माइक्रोन कहलाता है, लेकिन 1 मीटर का 10 अरबवां भाग एक एंगस्ट्रॉम कहलाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर।
तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू हमारी मिलती है। अगर आपको एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलना है तो इस तरीके का इसमें बताना होगा। अब देखिए हमारे ये 4 गुण मिले। पहला गुण प्रकाश एक वहां पे ना देखो, दिमाग में झांकिए अपने कि मैंने जो पढ़ा वो कितने पॉइंट हमारे दिमाग में आया। इसलिए हम बार बार एक पॉइंट बताते हैं फिर शुरू से आ जाते हैं। तो ऐसे अगर हम 9 पॉइंट बताए तो 9 बार होगी कि नहीं? हर बार रिवीजन हो रहा है। तो इस तरीके से ध्यान दो, ऐसे तो याद हो जाना चाहिए। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। 5 नंबर देखिएगा। अब देखिए प्रकाश में अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण, विसरित परावर्तन की घटनाएं घटती हैं। प्रकाश में कौन कौन सी? परावर्तन, अपवर्तन, डॉट दुई घटना ज्यादा ओरिजिनल दिखता है, परावर्तन और बाकी तो सब छिपे छिपाए होते हैं। दुईठ तो सब जानते हैं। तो परावर्तन, अपवर्तन, विसरित परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, पोलराइजेशन इत्यादि की घटनाएं प्रकाश में घटती हैं। कौन कौन सी? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विसरित परावर्तन की घटनाएं घटती हैं। नेक्स्ट देखिएगा। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिसे फोटॉन कहते हैं। एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले की। और प्रकाश के वेग की गणना क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 8वां नंबर मैंने बताया कि प्रकाश तरंग एवं ध्वनि तरंग में एक मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। फिर समझिएगा, जैसे एक चालाक और एक मूर्ख में बहुत बड़ा अंतर होता है। चालाक को किसी चीज की बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मूर्ख को हम लोग हर चीज बताते हैं फिर भी वो मूर्खता कर जाता है। जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? वैसे ये हमारा जो प्रकाश है और ध्वनि है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। प्रकाश को चलने के लिए किसी छड़ी की, किसी हथकड़ी की, किसी वाहन की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, माध्यम। यहाँ से अगर हम वैक्यूम कर दें, वैक्यूम मतलब यहाँ से हवा निकाल दें, वायु चूसक मशीन से इस पूरे कमरे की हवा निकाल दें, और अगर हम फिर बोलेंगे तो आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम। अनुदैर्घ्य तरंग किसमें घटती है? ध्वनि में। अनुप्रस्थ तरंग किसमें घटती है? प्रकाश में। एक तरंग को किसी की आवश्यकता नहीं है, वही दूसरी तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग में एक मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
अब देखिए, जो प्रकाश, हमारे पास अवस्थाएं 3 प्रकार की है, एक ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में। अब प्रकाश की जो चाल होती है, इन तीनों अवस्थाओं में से सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है? गैस में। तो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे अधिक गैस में होता है, प्रकाश का, उसके बाद द्रव में और फिर ठोस में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होता है। लेकिन ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। तो ये होता है ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में अंतर। प्रकाश तरंग में सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग गैस में, और ध्वनि तरंग में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग ठोस में होता है। तो 8 नंबर में क्या लिखेंगे? प्रकाश तरंग एवं ध्वनि तरंग में एक बड़ा अंतर यह है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आगे देखिए 9 नंबर, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। अगर जिसका अपवर्तनांक कम है तो उसका चाल अधिक होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम, यानी प्रकाश का जो अपवर्तनांक है सबसे कम होने के कारण उसकी जो चाल है वो सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल, जो जल है ना, उसमें अगर हम प्रकाश गुजार दें तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन के तेल में अगर हम गुजार दें तो 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम नायलॉन में गुजार दें तो 1 × 10⁸ मीटर। तो यहाँ पर ये हमारे सबका डिफरेंट है। कांच और एक का लगभग कुछ अंतर है थोड़ा, जो भी हो। अब देखिए भाई, तो यहाँ पे जो हमारे इसकी चाल होती है वो सबसे डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो ये रहा इसके गुण। ठीक, कपड़ा किधर किए? एक बार सफा कर दो, उसके बाद अब हेडिंग डालेंगे सभी लोग। हेडिंग डाल दो भाई। आप एक हेडिंग नहीं डालनी है, अब ये रिवीजन हो रहा था ना, अभी हो ये कि जो नए थे, नए अल्हड़, तुम लोग नए थे का पुरान हो गया, 10वीं में पढ़े थे ना, तुम्हें पढ़ी थी 10 में पढ़े थे। थोड़ा रुक जाओ 2-4 मिनट, रिलैक्स पॉइंट, थक गए ना। रिवीजन करने में बहुत ताकत लगता है, जानते हो काहे? ज़्यादा सोच के बताना पड़ जाता है।
नहीं एक्चुअली एक बार मैंने पढ़ा दिया तो अब दूसरी बार जब पढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा और बढ़िया से बता डाला है ना, नहीं तो फिर इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा ना लोगों को, वही बार अच्छा नहीं लगता है। कभी पनीर कभी जो है सेवई इसे बता के देना चाहिए, भले न मिले बुलाई तो लेके जाए यार आज सेवई है खाने आज आ जाए पहुँचा तो वही कटहल की सब्जी काटा होगी पनीर बेचे वाले ऐसे कर काटा होगी पनीर एक्सपीरियंस है लगता है। सर्जिकल बाजार नहीं साथ बेचने शहर उहर में बहुत तो होता है कटहल अपने गाँव में कौन खाए हमारे यहाँ कटहल बेचने आते हैं सब यही बोलते हैं। अरे कोई घास चबाई ले रहे हैं बछुआ उछुआ उनको मिल जाएगा सरसों जो चीज है चबाई ले हरी सब्जी गाँव वाले के लिए अरे घास पथुई खाएंगे बताओ घास जेके बिना बोए न झाम रहा है मतलब बिना लगाए ना रहा है वो खाएंगे हम लोग। पंडित जी कौन से अपना कथा सबसे ज्यादा इम्यूनिटी देता है सबसे ज्यादा, और ये सब पालक उलक हरी सब्जी। अब तब कहाँ कुछ बताते हैं थोड़ा चार्ज मिले थक गए ना। अब टॉपिक पे बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे आभासी गहराई कामा वास्तविक गहराई एवं अपवर्तनांक के संबंध सिद्ध करना। डिफिनेशन बताएंगे नहीं पहले हेडिंग डालो ना, डाला पहले आभासी गहराई कामा वास्तविक गहराई एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध। अपवर्तनांक आभासी गहराई कामा वास्तविक गहराई एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध। हेलो पेन गलती कर तो देखा मुझे